हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अभी तक डिस्कस किया था लेजिस्लेचर वाला पार्ट। लेजिस्लेचर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, 5 लेक्चर आई थिंक आ चुके हैं हमारे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव का पहला वाला पार्ट है और इस पार्ट को स्पेशली हम प्रेसिडेंट वाले लेक्चर को हम 3 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। पहले लेक्चर में हम देखेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फिर प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर देखेंगे। इम्पीचमेंट मतलब कैसे इनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स। तो पहले सेकंड लेक्चर में हम जनरल पावर डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट इसको हम ब्रेक कर देंगे 3 पार्ट्स में, सो दैट हमें आसानी होगी समझने में भी और इसको जानने में भी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो मोस्टली हम 3 चीज़ें देखेंगे, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, दूसरा फिर इलेक्शन और इम्पीचमेंट। ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं। कौन है आज पता होगा आपको, श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अपने भारत के प्रेसिडेंट ने। एजेंडा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले देखो, अब तक हमने देखा था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करेगी और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का। ये मेनली आपको ध्यान रखना है। तो लेजिस्लेचर में हमने लोकसभा, राज्यसभा सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, पार्लियामेंट डिस्कस कर लिया, पावर्स डिस्कस कर लिए, कंपोजिशन डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव आपको पता है गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन है, पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर है। इनका काम है जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये सभी किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये चार्ट ऑलरेडी मैं कई बार दिखा चुका हूँ, फिर भी आप इसको एक बार दोबारा लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, वही 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये करंट में एग्जीक्यूटिव से हमारे, और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यू नो वेरी वेल, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश के पहले सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आंख बंद करके आप लिख देना प्रेसिडेंट। और अगर कोई पूछ ले हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, स्टेट का फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो गवर्नर बता देना। ठीक है, हालांकि गवर्नर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाला चैप्टर में जैसे ये फिनिश हो जाएगा, विल कंटिन्यू दैट चैप्टर ऑल्सो, बट आप ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई पूछ ले कि इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो प्रेसिडेंट, और स्टेट का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है गवर्नर। ओके, तो आर्टिकल 52 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कई बार बता चुका हूँ। जब ओरिजिनली बना था तो कितने आर्टिकल थे, 395, और आज की डेट में लगभग 465 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक प्रेसिडेंट होगा, भारत का क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, इसका एक प्रोविजन है। और आर्टिकल 53 कहता है, क्या कहता है, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर होंगी वो किसके हाथ में होंगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, एंड जो पावर्स जो दे रखी हैं, मतलब आर्टिकल 53 के तहत क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है एग्जीक्यूटिव की, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी। और प्रेसिडेंट इन पावर्स को या तो खुद यूज करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स के थ्रू यूज करेंगे। सबऑर्डिनेट मतलब प्रेसिडेंट के नीचे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू ये इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। अब प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, हमारे देश के फॉर्मल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। अगर देखो दो वर्ड याद रखना। फॉर्मल का मतलब एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो रियल हेड होगा गवर्नमेंट का वो एक अलग है, और एक फॉर्मल नॉमिनल नाम मात्र का नॉमिनल हेड होगा वो एक अलग होगा। तो नॉमिनल हेड तो होते हैं गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट, पर रियल हेड होते हैं पीएम। ध्यान रखना, रियल पावर किसके हाथ में होती है, पीएम की में, बट नॉमिनल पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। फॉर्मल मतलब एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसके हिसाब से, बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये है कि एक्चुअल हेड जो होता है एग्जीक्यूटिव का वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे देश में आपको पता ही है पावरफुल कौन है, पावरफुल है अपने प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही विल बी द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और फॉर्मल हेड कौन होंगे, फॉर्मल हेड होंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन का जो इंडियन यूनियन है उसका एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो प्रेसिडेंट। ये तो लिखा हुआ है, बट रियलिटी में कौन है, रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आपको पता है हमने हमारे देश ने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से। तो इसी के तरफ आप देखो ब्रिटेन में और हम में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ले लिया, मगर ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ब्रिटेन में दो चीज़ें, तो एक तो उनका रियल हेड होता है पीएम, बट उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ब्रिटेन में वो होता है मोनार्क। मोनार्क मतलब कोई किंग या क्वीन, हालांकि आज की डेट में वहाँ पे क्वीन है, मगर हमारे देश में मोनार्क ना होकर उनकी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ध्यान रखना, बस इतना अंतर है। ब्रिटेन में भी पीएम है और भारत में भी पीएम है, मगर ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, मोनार्क है, जबकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है। ध्यान रखना, मोनार्क का कोई इलेक्शन नहीं होता, ये मतलब एक के बाद एक इनको मतलब इलेक्ट कर वो अपॉइंट कर लिया जाता है, मगर प्रेसिडेंट का क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो यही डिफरेंस है ब्रिटेन और इंडिया में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मोनार्क नहीं है, कौन है, एक इलेक्टेड है, इलेक्टेड पर्सन है। इलेक्टेड पर्सन जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन का सिस्टम है, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, मगर एक्चुअल हेड कौन है, एक्चुअल हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारा कौन है, प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव की या इंडियन यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो किसी को प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक विजुअल डायग्राम है, देख सकते हो आप, हालांकि हम लिखित में भी देखेंगे। एक तो भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, यू हैव टू नो वेरी वेल। ठीक है, 35 ईयर्स से नीचे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। एमपी नहीं होना चाहिए वो, लोकसभा का सदस्य, वो अगर पीएम बनना है तो उनको लोकसभा का सदस्य बनने लायक उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही शुड फुलफिल द क्राइटेरिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशंस उनके अंदर होनी चाहिए, और वो किसी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहे हो। लाभ के पद पर इन द सेंस वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ना कर रहे हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति बन सकते हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, एक तो भारत का सिटीजन होना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी देख रहे हैं प्रेसिडेंट की, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, बट कम नहीं होनी चाहिए, 35 कंप्लीट होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए वो व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, और वो किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ही शुड नॉट बी एमपी एज वेल एज एमएलए, ना तो एमपी होना चाहिए और ना ही एमएलए होना चाहिए। अगर है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और लाभ के पद पर ना हो। तो पहला पॉइंट तो ये खत्म हो गया हमारा, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर या टू बिकम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ओके, सो अब दूसरा पॉइंट है इसमें, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो भारत में 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 2 प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट करता है, एक तो करता है डायरेक्ट और एक करता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, वोट देती है, मगर इनडायरेक्ट में जनता वोट नहीं देती, उनके बिहाफ पर एमपी या एमएलए जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोट देते हैं। ध्यान रखना, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें जनता वोट ना देकर उसके एमपी एमएलए वोट देते हैं। ठीक है,
है, बस इतना ध्यान रखना है। तो देख सकते हो ये प्रेसिडेंट, हाँ 2-3 पिक्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये जनता ने चुने हुए जनता के कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। ये एमपी हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। और ये वोट डालने हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो ये बॉक्स रखा हुआ है इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट बॉक्स, सीक्रेट बैलेट बॉक्स। और ये जो पेपर डालने हैं उसको बोलते हैं बैलेट पेपर, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है जो किसके थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट बॉक्स के थ्रू, जिसमें क्या डाला जाता है, बैलेट पेपर डाला जाता है, ठीक है। अब ये बैलेट पेपर, ये देखो बैलेट पेपर में होता क्या है, उसमें कैंडिडेट के नाम होते हैं, ठीक है, ABC 3 नाम है। अब अगर जो भी वोट डालने जा रहा है उसको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी क्या सेट करनी है, प्रायोरिटी। सपोज उनको बी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पसंद है तो बी कैंडिडेट को ये नंबर 1 डाल देंगे। सी कैंडिडेट बिल्कुल पसंद नहीं है, 3 नंबर पर डाल देंगे। एक कैंडिडेट दूसरे नंबर पर पसंद है, 2 डाल दिया। तो मतलब इसमें क्या होता है, वोट एक ही होती है और वो अलग अलग प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन कहाँ चला जाएगा, एक को, फिर इसको, और सबसे कम प्रोपोर्शन यहाँ पे। तो ऐसे ही जिसके सबसे ज़्यादा 1 वोट होंगे और अगर वो मिनिमम कोटा फुलफिल कर लेते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अभी हम देखेंगे मिनिमम कोटा का भी फॉर्मूला क्या है। अच्छा, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमने देखा अब तक कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सबसे पहले तो इनडायरेक्ट होता है। कीप इन माइंड, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वोट डालने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक ग्रुप होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब मतदाताओं का ग्रुप होता है जो प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं। इसमें एक मेथड है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड ए सीक्रेट बैलेट। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने लिख दिया PRSTB, ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए। इसमें जो मेथड होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब वोटिंग क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल, जो रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल, मतलब एक रेशियो में वोट जा रही है। अभी मैं दिखाया था ना, बैलेट पेपर होता है उसमें वोट प्रायोरिटी सेट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब एक वोट ही क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तीनों को ट्रांसफर हो रही थी कि नहीं हो रही थी, बस यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। तो एक वोट तो एक ही है और यही वोट क्या हो रही है, अलग अलग जगह पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और सीक्रेट बैलेट किसके थ्रू होता है ये इलेक्शन, सीक्रेट बैलेट। तो ये क्या है भैया, ये है सीक्रेट बैलेट बॉक्स है जिसमें बैलेट पेपर को डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अभी मैं बताऊंगा इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, ठीक है। और तो बट इसका मेथड कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, ठीक है। अब जो इनको वोट डालने वाले लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में ध्यान रखना यहाँ पे मैंने 4 ये बोल्ड कर दिए ये लेटर। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स होते हैं, नंबर 1 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नंबर 3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और ये कब से वोट डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं 1992 से, जब से 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें सारे मेंबर कैसे इलेक्टेड। अब देखो, आपको पता है लोकसभा में प्रेसिडेंट 2 मेंबर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। अब देखो, अगर ये मेंबर, कौन से मेंबर, अगर ये मेंबर जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं यही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे तो सीधी सीधी बात है जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया है वोट किसको डालेंगे, प्रेसिडेंट को डालेंगे। इसलिए सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनफेयर। तो इसलिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरी की असेंबली की। और ये सारे लोग मिलकर एक वो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो प्रेसिडेंट को क्या देते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसमें मेथड आपको पता ही है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑफ वोटिंग होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट प्रेसिडेंट थ्रू ए स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग जिसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये सभी जो मेंबर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं स्पेशल वोटिंग के सिस्टम से जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब एक ही वोट क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है अलग अलग मेंबर्स को। और इसमें एक सीक्रेट बैलेट होता है, ये किसके थ्रू की जाती है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू की जाती है। और जो भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनना है उसको एक मिनिमम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा और मिनिमम कोटा का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, और इसको फिर डिवाइड करेंगे 1000 से। ध्यान रखना,
तो एक तो कितने वोट डाले गए और कितने मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ऐसे आएगा मिनिमम कोटा। तो जिसने भी मिनिमम कोटा ऑब्टेन कर लिया वो क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ध्यान रखना। अब मान लो प्रेसिडेंट को हटाना है, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब है अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन कर दिया, क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन कर दिया। वॉयलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है तो उनको जो हटाने का प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या एक लीगल प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि भाई देखो प्रेसिडेंट क्या देश का फर्स्ट सिटीजन है, ध्यान रखना, यू कैन नॉट रिमूव देम इजिली। ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया कि भाई तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया हट जाओ, नहीं, उनको हटाने का एक स्पेशल प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि बाकी सभी की तरह आसानी से उनको हटा दो, तो स्पेशल प्रोसीजर है, उसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इम्पीचमेंट एक लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हायर पोस्ट पर जो बंदे होते हैं, जो बैठे होते हैं, लोगों को हटाया जाता है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर। ठीक है, तो देखो जनरली प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, टेन्योर मतलब कार्यकाल, वो होता है 5 साल का। मगर आर्टिकल 61 के तहत, ध्यान रखना, आर्टिकल 61 के तहत क्या कहता है, आर्टिकल 61 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 61, वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, तो उनको हटाया जाएगा इम्पीचमेंट के थ्रू। कैसे हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, ग्राउंड क्या हो गया, आधार क्या हो गया प्रेसिडेंट को हटाने का, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है देन उनको हटाने का जो किसके थ्रू हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा। अब देखो ये एक प्रोसीजर दे रखा है इम्पीचमेंट को हटाने का प्रोसीजर। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पे समझ लो, फिर मैं एक अलग से यहाँ पे एक चार्ट बना के समझाऊंगा। चार्ट बना रखा है मैंने ऑलरेडी कि कैसे उनको हटाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन चार्ट को मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले आप समझ लो। ठीक है, इम्पीचमेंट, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, इम्पीचमेंट करने के लिए सबसे पहले एक मोशन लानी पड़ेगी हमें। क्या लानी पड़ेगी, इम्पीचमेंट मोशन लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो मोशन है उसको हम किसी भी हाउस में ला सकते हैं, ध्यान रखना। एक तो इनको हटाने का प्रोसीजर है ना, उसमें क्या है, पार्लियामेंट में मोशन लानी पड़ती है, फिर उनको दोनों हाउसेस में पास कराना पड़ता है, पास होते ही प्रेसिडेंट हट जाते हैं। मगर ऐसा सिंपल नहीं है, तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, हटाने के लिए जो एक मोशन लानी पड़ेगी उसको हम इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं। मोशन कुछ नहीं, एक ड्राफ्ट है, जिसे एक डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा रहता है कि भाई हम प्रेसिडेंट को हटाने वाले हैं और सभी आप लोग एग्री है नहीं है, तो उसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो मोशन है, एक तो हम उसको किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी हाउस में हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और जो चार्जेज लगाए गए, जो आरोप लगाए गए प्रेसिडेंट, सपोज लोकसभा में हम उसको ले आए, ठीक है, अभी मैं आगे और उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिस भी हाउस में अगर उनको इम्पीचमेंट मोशन को हम ले आए, तो उस हाउस के द्वारा जो चार्जेज लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, वो आरोप 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन होने चाहिए। ठीक है, मान लो लोकसभा में हम ले आए इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो उस हाउस को 1/4 मेंबर, उस हाउस के जितने भी मेंबर, उसके 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो आप प्रेसिडेंट को हटाने जा रहे हो तो 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को, प्रायर का मतलब होता है पहले, आपको प्रेसिडेंट को सूचना देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी कि सर वी आर गोइंग टू रिमूव यू थ्रू इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। इम्पीचमेंट मोशन को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा 1/4 मेंबर्स के उस पर क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, जैसे इसके बाद जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, इम्पीचमेंट मोशन है, वो पास होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, 2/3 ऑफ दी मेंबरशिप ऑफ हाउस। मान लो सपोज लोकसभा में हम ले आए, उसको 1/4 मेंबर ने साइन भी कर दिया, उसके बाद 2/3 मेंबर क्या करने चाहिए, उसको पास करने चाहिए। जैसे ये 2/3 मेंबर पास कर देंगे तो फिर इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा इम्पीचमेंट मोशन को। ठीक है, सपोज लोकसभा ने पास कर दिया ये, तो इसको कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा काम करेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह। इन्होंने तो आरोप लगा दिए, 1/4 मेंबर ने साइन भी कर दिए, 2/3 मेजोरिटी से पास भी कर दिया, अब ये इम्पीचमेंट मोशन को भेजेंगे राज्यसभा को, राज्यसभा काम करेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह। ठीक है, ओके, फिर क्या कह रहे हैं, जैसे ही अदर हाउस को इसको भेज दिया जाएगा, और अदर हाउस किसकी तरह काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह काम करेगा, और इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेज मतलब जो आरोप लगाएगा उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन करेंगे। अगर दूसरा हाउस भी ये मानता है कि भैया जो चार्ज लगाए गए हैं वो सही हैं, इफ अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन दी चार्जेज, अगर मान लो दूसरा हाउस भी मान ले कि जो चार्ज लगाए गए हैं वो सही है, सस्टेन मतलब ठीक है, तो उनको भी एक इम्पीचमेंट मोशन पास करनी पड़ेगी दूसरे हाउस में भी बाई 2/3 ऑफ मेजोरिटी।
ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट मोशन को दूसरे हाउस में भी, राज्यसभा में भी पास करना पड़ेगा। और तब जिस दिन, मान लो जिस दिन प्रेसिडेंट जो इम्पीचमेंट मोशन साइन हुई है उसी दिन प्रेसिडेंट को रिमूव समझा जाएगा। प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच प्रपोजल इज सो पास्ड। जो प्रपोजल जिस डेट को पास हुआ है उसी दिन प्रेसिडेंट को रिमूव समझा जाएगा। और ध्यान रखना, आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। ठीक है, सपोज हमें प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए लानी पड़ेगी इम्पीचमेंट मोशन। 14 दिन पहले हमें प्रेसिडेंट को जानकारी देनी पड़ेगी। अब सपोज, अब देखते जाना, हम इम्पीचमेंट मोशन लेके आए पहले राज्यसभा में, तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे। साइन करने के बाद 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। ठीक है, अब 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद ये कहाँ पर भेज दी जाएगी? राज्यसभा को। अब राज्यसभा काम करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह। राज्यसभा क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेट दी चार्ज है राज्यसभा, लोकसभा क्या करेगी? इस चार्जेज को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, दोबारा एक बार देख रहे हैं, इम्पीचमेंट मोशन आई राज्यसभा में, राज्यसभा के 1/4 मेंबर ने साइन कर दी, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास भी कर दिया। अब इसको भेज दिया गया लोकसभा में, लोकसभा ने इन्वेस्टिगेट किया चार्जेज को। अगर इन्होंने चार्जेज को सस्टेन कर लिया, मान लिया कि चार्ज लगाए गए वो सही है, तो इनको भी वो मोशन 2/3 मेजोरिटी से पास करनी पड़ेगी। और जिस दिन पास हो जाएगी उसी दिन समझा जाएगा प्रेसिडेंट क्या हो गया? रिमूव समझा जाएगा, प्रेसिडेंट को रिमूव समझा जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि अगर हम लोकसभा, राज्यसभा में पहले हम इनिशिएट कर रहे हैं और फिर उसके बाद राज्यसभा में। ठीक है, इसको चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इम्पीचमेंट मोशन को पहले लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, 1/4 मेंबर के द्वारा साइन करना पड़ेगा, फिर 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे हाउसेस में भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा फिर क्या करेगी? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह काम करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेज को, जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको छानबीन करेंगे। अगर चार्जेज सही माने गए, चार्जेज जो लगाए गए हैं वो सही है, सस्टेन कर दिए गए राज्यसभा के द्वारा भी, तो इनके द्वारा फिर 2/3 मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट मोशन को साइन करना पड़ेगा और या पास करना पड़ेगा। और जिस दिन पास हो जाएगी वो मोशन, उसी दिन प्रेसिडेंट को स्टैंड्स रिमूव्ड, उस दिन समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट आज से हट गए। ठीक है, तो उसी दिन प्रेसिडेंट हट जाएंगे। मगर आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इनको हटाना, तो दोनों हाउसेस में एक साथ इनको पास कराना, इन्वेस्टिगेट चार, बहुत समय लग जाता है इसमें। तो ठीक है, आज तक कोई भी ऐसे हटाया नहीं गया, जो कि एक अच्छी भी बात है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है इंडिया की। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के, अगर ऐसे ही हम हटाने लग गए तो फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। हालांकि अगर वाकई में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया है तो हटाया भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही होगा हमारा। अगले लेक्चर में हम अब देखेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते रहो। हमारा मोटो ध्यान रखना, सिर्फ एक ही मोटो है हमारा भी, लकी एजुकेशन का ये मोटो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को स्प्रेड करना है। ठीक है, जिन बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते, चीज़ों को कम जानते हैं, उन तक हमें एजुकेशन को पहुंचाना है। तो आप इस एजुकेशन को, इस चीज़ को सभी तक पहुंचाएं और एक दूसरे की हेल्प करें। मैं आपकी कर रहा हूँ, आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्पज़ यही है कि देखो, सोसाइटी में अगर चेंज लाना है, ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सोसाइटी में चेंज लाना है तो उसका सबसे बड़ा जरिया है एजुकेशन। अगर आप लोगों को एजुकेट कर दोगे, देखो एजुकेट होने में और डिग्री लेने में अंतर है। डिग्री तो पैसे से भी खरीदी जा सकती है, एजुकेट मतलब चीज़ों को सीखना, समझना चीज़ों को, उसको बोलते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू आपको चीज़ों को समझना, जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना है और लोगों को क्या करना है? एजुकेट करना है और सोसाइटी में बदलाव लाना है। उसका एक ही पर्पज है, एक ही चीज़ है, एक ही हथियार है, एक ही वेपन है हमारे पास, दैट इज एजुकेशन। सो मैं उम्मीद करूँगा यू विल हेल्प ईच अदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट का पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स, और पावर्स में भी स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल पावर्स। तो ये अपना जो लेक्चर है प्रेसिडेंट वाला, ये टोटल 3 लेक्चर्स में आएगा। एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल पावर्स के बारे में, और फाइनली थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स के बारे में। यू ऑलरेडी नो दिस इज वेरी बिग टॉपिक, सो इट कैन नॉट बी फिनिश्ड इन वन लेक्चर। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो आप सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी 2 पावर्स होती हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करें, शक्तियों की बात करें, पावर मतलब शक्तियाँ,
तो उनकी दो शक्तियाँ होती हैं, एक तो होती है जनरल पावर, सामान्य पावर, जिसको नॉर्मल पावर भी बोलते हैं, और दूसरी होती है इमरजेंसी पावर्स, जो प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब आपको पता ही है जो इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती हैं? प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को ये दो प्रकार की पावर दे रखी हैं, एक तो है जनरल पावर और दूसरी है इमरजेंसी पावर। तो आज हम अपने इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल पावर्स के बारे में, और अगले आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल पावर्स, हालांकि जनरल पावर भी इसकी बड़ी है। जनरल पावर में हम कई सारी पावर पढ़ेंगे जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता ही है हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल पावर को हम नॉर्मल पावर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दोनों का मतलब एक ही है, जनरल पावर बोलो या नॉर्मल पावर बोलो, बोथ मीन्स आर सेम, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है। तो नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर्स की बात करें तो 4 नॉर्मल पावर है। तो पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बोलते हैं, दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी है फाइनेंशियल पावर और चौथी है जुडिशियल पावर। इन चारों पावर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये चारों की चारों पावर आती है जनरल पावर्स में या फिर नॉर्मल पावर्स के अंदर आती हैं। क्वेश्चन में एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली इसका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन दी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में ये फिर इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कर रखा है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन दी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें भी फिर ये सब क्लासिफिकेशन कर रखा है, या फिर आ सकता है कि एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और जुडिशियल पावर, कुछ भी आ सकता है। या हो सकता है कि वो पूछ ले कि एक्सप्लेन दी नॉर्मल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन दे दें। तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देना, दो पॉइंट, और बाकी इनमें मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। मैं तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ही, यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर एक ही पावर पूछी जा रही है देन यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ये लेजिस्लेटिव पूछी जा रही है तो इसको ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको, और ये नॉर्मल पावर सारी सारी पूछी जा रही हैं तो थोड़ा थोड़ा और इनको पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द नॉर्मल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर, ठीक है। तो नॉर्मल पावर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, फिर डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर, फिर फाइनेंशियल और जुडिशियल। देखो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, जब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये आपका एक प्रकार से मार्गदर्शक हो जाएगा कि हम मतलब पावर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आएगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर, फिर आएगी गवर्नेंस से रिलेटेड पावर, फिर फॉरेन पावर्स और मिलिट्री पावर। लेजिस्लेटिव में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स, यूज ऑफ वीटो एंड ऑर्डिनेंस, ये वाली पावर्स, ठीक है। सो विदाउट डिले हम डिस्कस करते हैं पहली पावर एग्जीक्यूटिव, या जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। ये पावर मतलब प्रेसिडेंट को दी गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 53, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, प्रेसिडेंट को दी गई हैं। यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर है वो किसको दी गई हैं? अब प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल कौन सा कहता है? 53। और प्रेसिडेंट उनको कैसे यूज कर सकता है? या तो खुद यूज कर सकते हैं, अपने आप यूज कर सकते हैं, या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स मतलब प्रेसिडेंट के नीचे जो ऑफिशियल्स रहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी सहायता से अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक तो यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में, और प्रेसिडेंट इन पावर्स को, एग्जीक्यूटिव पावर्स को या तो खुद यूज कर सकते हैं या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स की सहायता से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो भी काम करती है तो किसके नाम पर किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन हैं वो भी किसके नाम पर लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। या गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? माना जाएगा कि ये प्रेसिडेंट का डिसीजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है, गवर्नमेंट का कुछ भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट का कुछ भी डिसीजन हो रहा है, वो सब किसके नाम पर हो रहा है? प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा है। इसका मतलब ये कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। अब ये खुद यूज करे या अपने सबऑर्डिनेट नीचे वाले ऑफिशियल्स की सहायता से, नीचे वाले ऑफिसर्स की सहायता से, नीचे वाले लोगों की सहायता से यूज करें, वो डिपेंड करता है इन पर, ठीक है।
अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स में। एग्जीक्यूटिव में हम इन सबको पढ़ेंगे, 1 2 3 4 दे रखी हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, फॉरेन पावर्स और मिलिट्री पावर्स। ठीक है, तो ये तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई। एग्जीक्यूटिव में पहली आती है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इन ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट में। किन किन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, एक तो पहले ये प्राइम मिनिस्टर को ही अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को। जैसा कि आप देख सकते हो सभी मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर शपथ दिलाते हैं। ये पुराना पिक्चर है, ठीक है, जिसमें ये हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी सबको शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, तो किसके कहने पर दिला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसको अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसको अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अलग अलग देशों में जो एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी मतलब दूतावास है, भारत का दूतावास है, वहाँ पर जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो इन सभी लोगों को अपॉइंट करने की पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। दोबारा बता रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, और एम्बेसडर कौन होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, दूसरी पावर है पावर रिलेटेड टू गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब सरकार, देखो गवर्नेंस से रिलेटेड पावर मतलब जो सरकार का जो कार्यक्रम होता है, सरकार जो काम करती है, सरकार जो जितने भी गवर्नमेंट के वर्क करती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड पावर। देख रेख करना, ठीक है, देखभाल करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, गवर्नेंस में आ जाएंगी। गवर्नमेंट अलग है और गवर्नेंस अलग है। गवर्नमेंट ही गवर्नेंस करती है, देख रेख करती है, एक तरह से यूँ कर सकते हैं देश की देख रेख करना या कानून व्यवस्था को चलाना। ठीक है, जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी काम एग्जीक्यूट किए जाते हैं वही आ जाता है गवर्नेंस में। अब प्रेसिडेंट की गवर्नेंस की पावर क्या है, प्रेसिडेंट क्या गवर्नेंस करते हैं, क्या देख रेख करते हैं, अपने अंडर में कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन सी पावर है इनकी गवर्नेंस से रिलेटेड पावर। एक तो पहली बात यह है कि वो गवर्नेंस के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ही कैन मेक वेरियस रूल्स फॉर गवर्नेंस। देख रेख करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। क्या क्या रूल्स बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पर रूल्स बना सकते हैं। एक तो जॉइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड कोई रूल बना सकते हैं। पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद का जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का मतलब क्या है, जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाए उस सेशन को हम बोलते हैं जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन से संबंधित संसद में कोई नियम बनाना है तो उसको भी कौन बना सकते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिशियल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं, उनको अपॉइंट करना है, उससे रिलेटेड कोई पावर है, उससे रिलेटेड कोई रूल है, उसको भी कौन बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये क्या करते हैं, जनरली गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसकी ये क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से लेखपाल जो मतलब ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट करने वाले कि भाई कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसकी देखरेख कौन करता है, उसका ऑडिट कौन करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट के जो खाते होते हैं या गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसकी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं। तो इनके संबंधित कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड जो इसकी जो पावर है, सीएजी की जो पावर है, इसका भी नियम कौन बना सकते हैं, इसकी पावर से संबंधित नियम भी कौन बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट अलोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को दे दिया होम मिनिस्टर, किसी को दे दिया, हालांकि ये कहने पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं उनके कहने पर ये डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं, मगर अलॉट करने की पावर किसको दी गई, अलॉट मतलब देना, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे किसी को होम मिनिस्टर बना दिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया, किसी को एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दिया। तो ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट का अलोकेशन करना। तो डिपार्टमेंट का अलोकेशन करना किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई गवर्नेंस से रिलेटेड पावर। तो गवर्नेंस से रिलेटेड पावर में एक तो ये रूल्स बनाते हैं, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट अलोकेट करते हैं। रूल्स किस किस से संबंधित बनाते हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित बनाते हैं। तो आपको कितने पॉइंट याद रखने, पार्लियामेंट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी से संबंधित तो रूल्स बनाते हैं, और डिपार्टमेंट अलोकेट करते हैं किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, देखो ये जैसा कि आप देख सकते हो, अगली पावर हम पढ़ेंगे फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पावर्स। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पावर्स का मतलब क्या है, विदेशों से संबंधित। मतलब आपको पता है हमारे देश की एम्बेसी, एम्बेसी मतलब होता है दूतावास। हमारा मतलब जिस भी देश के साथ रिलेशंस हैं, सपोज हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, या चाइना के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी देश के साथ हमारे रिलेशंस हैं, तो हर देश में ज़्यादातर हमारी इंडिया की एक एम्बेसी बनी हुई है। एम्बेसी का मतलब है दूतावास, और इस एम्बेसी में एक व्यक्ति भारत का वहाँ पर रहता है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, और यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और इनसे कौन कौन बनते हैं, एक तो बनते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी से बनते हैं IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, इसी से बनते हैं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिससे क्या बनते हैं, एम्बेसडर बनते हैं। तो जो IFS होते हैं, यही जो IFS होते हैं ये किससे बन के आते हैं, यूपीएससी से, और यही IFS यहाँ पर बैठते हैं एम्बेसी में। ठीक है, और ये अकेला व्यक्ति पूरे भारत को यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एम्बेसडर। अब जैसे यहाँ पे दिखा रखा है IFS ऑफिसर अरुण सिंह, इन्होंने शपथ ली यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के इंडियन एम्बेसडर बन के, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अभी। ठीक है, IFS ऑफिसर हैं, तो ये बैठते कहाँ हैं, एम्बेसी में बैठते हैं। ये एम्बेसी दिखा रखी है, ये मैंने पिक्स डाल दी है ऐसी ताकि आपको पता रहे। ये एम्बेसी बीजिंग मतलब चाइना की है, ये एम्बेसी दिखा रखी है अबू धाबी की। ठीक है, तो जिन जिन देशों के साथ हमारे रिलेशंस हैं वहाँ पर हमने क्या बना रखी है, एम्बेसी बना रखी है। और हमने ही नहीं बना रखी, इन देशों ने भी हमारे देश में, इन देशों ने भी हमारे कंट्री में, जो जैसे चाइना हो गया, अबू धाबी, UAE, जो भी इन्होंने भी हमारे देश में एम्बेसी बनी हुई है। ठीक है, दिल्ली में आप देख सकते हो हर देश की एक अलग एम्बेसी है, तो हम उनसे मतलब बात करते हैं। अगर कोई कोई मतलब उनके देश से संबंधित कोई बात है तो हम एम्बेसी में जाके बात करते हैं। हमारे बाहर जो लोग रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस एम्बेसी में आके इनसे बात कर सकते हैं, और ये फिर इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्टली बात करते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे दिखा रखे हैं, सभी कौन है, एम्बेसडर्स हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। तो अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट की पावर इन फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पावर्स। फॉरेन पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते ये इंडिया को अलग अलग देशों में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने की पावर इनके पास है, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा, ये अपॉइंट करते हैं एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द इंडियन एम्बेसीज। अब मैंने अभी दिखाया था ना, इंडियन एम्बेसीज होती हैं जो विदेशी देश, अलग अलग देशों में जो एम्बेसी होती हैं, एक तो उनमें एम्बेसडर को अपॉइंट करते हैं, और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं, इसमें भी कुछ लोग बैठते हैं, राजनीतिक लोग बैठते हैं। ठीक है, उन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स का अपॉइंट करने की पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इनको, एम्बेसडर्स को, एज वेल एज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को। कहाँ पर, जो इंडिया की एम्बेसी है फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लो दूसरे देशों से एम्बेसडर्स या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारे देश में, तो उनके सर्टिफिकेट्स को भी एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो ही एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ऑफ एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो दूसरे देशों के जो एम्बेसडर्स होते हैं या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट करते हैं, एज वेल एज हमारे एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं फॉरेन एम्बेसीज में। ठीक है, और जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं दो देशों के बीच में, तो ये सारे के सारे, अगर हमारा देश मान लो किसी दूसरे देश के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कोई समझौता कर रहा है, कोई ट्रीटी कर रहा है, तो वो किसके नाम पर साइन होगा, ये साइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम पर। ये सारे के सारे किसके नाम पर किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर। अगली पावर है हमारी मिलिट्री पावर। आपको पता ही है हमारी मिलिट्री का मतलब हमारी आर्म फोर्सेस, मिलिट्री में मतलब हमारी आर्म फोर्सेस हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस में 3 फोर्सेस हैं, एक तो है एयरफोर्स, दूसरी है मिलिट्री, और तीसरी है नेवी। ठीक है, जिसको आर्मी भी बोलते हैं। तो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये हमारी आर्म फोर्सेस हैं। तो इन आर्म फोर्सेस के बारे में ध्यान रखना। तो इनसे संबंधित भी प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स दे रखी हैं। क्या पावर दे रखी हैं, एक तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के। तो आर्म फोर्सेस कितनी है, 3। ठीक है, आर्मी, नेवी
और एयरफोर्स। तो इन तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन है? सुप्रीम कमांडर है हमारे प्रेसिडेंट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए तो ध्यान रखना, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, देन यू हैव टू से अब प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है इनके आर्म फोर्सेस, मगर ये इन पावर्स को ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ। इनके लिए भी मिलिट्री से रिलेटेड जो पावर है उनको भी एक नियम के तहत ये यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलिट्री से रिलेटेड पावर्स में पार्लियामेंट को सोल पावर दे रखी है टू फॉर्म लॉ इन कंटेस्ट। पार्लियामेंट को, अब देखो मिलिट्री से रिलेटेड जो अगर कोई लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट को पावर दे रखी है, हमारे देश की संसद को दे रखी है। ध्यान रखना, हमारे देश की जो संसद है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने की सबसे बड़ी बॉडी है हमारे देश में, ठीक है। तो मिलिट्री से पावर या आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी पावर है उसके लिए हमने पावर किसको दे रखी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को, ठीक है। तो पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से संबंधित लॉ बना सकता है? डिफेंस फोर्सेस से संबंधित, वॉर से संबंधित, ट्रीटी से संबंधित, पीस से संबंधित, ठीक है। तो इनसे संबंधित लॉ बनाने की पावर किसको दे रखी है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। मगर विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर वॉर नॉर यूटिलाइज द मिलिट्री। यहाँ पर ध्यान रखना, हालांकि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर तो हैं, मगर बिना पार्लियामेंट की सहमति से, बिना पार्लियामेंट की सहमति से ना तो हमारे प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही ये हमारी मिलिट्री को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कमांडर तो बना दिया है, मगर ये पावर लिमिटेड कर दी है, इनको पावर क्या कर दी है? लिमिटेड। तो इनको अगर मान लो प्रेसिडेंट को इनको यूज करना है मिलिट्री फोर्सेस को, एज वेल एज कोई वॉर डिक्लेयर करना है, ये चीज़ कर सकते हैं, मगर इसके लिए अप्रूवल चाहिए, और वो किसका अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट का। यहाँ पर एक लिमिट लगा रखी है, ठीक है। तो ये हो गई मिलिट्री पावर्स। अगली पावर है, अच्छा ये पावर हमने खत्म कर ली, पहली वाली पावर। ध्यान रखना, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हमने डिस्कस करी है कौन सी वाली पावर? ये वाली पावर डिस्कस की हमने, एग्जीक्यूटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो जिसमें हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर, ठीक है। दूसरी पावर पड़ी गवर्नेंस से रिलेटेड पावर, तीसरी पावर पड़ी फॉरेन पावर, और चौथी पावर पड़ी है मिलिट्री पावर। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लॉ मेकिंग से संबंधित पावर, कानून मेकिंग से संबंधित पावर। तो पहला क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स, तीसरा यूज ऑफ वीटो, और चौथी है ऑर्डिनेंस से संबंधित पावर, ठीक है। अब दूसरी लेजिस्लेटिव पावर्स को हम देखेंगे, और ध्यान रखना लेजिस्लेटिव पावर्स में एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो डोंट वरी, बिल सीट। लेजिस्लेटिव आपको पता है लेजिस्लेचर से संबंधित पावर है। लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने से संबंधित या कानून से संबंधित है, लॉ मेकिंग से संबंधित पावर है। लेट्स सी, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हालांकि प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, मगर किसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं? इंडियन एग्जीक्यूटिव के। मगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भी इंटीग्रल पार्ट है। पार्लियामेंट का भी क्या है? इंटीग्रल पार्ट। आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, यू ऑल नो। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में आपको पता है 3 चीज़ आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट, ठीक है। जबकि एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट आते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, और ये भी पता है कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। लेजिस्लेचर का पार्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बिल आता है, ठीक है, बिल को अगर हमें क्या बनाना है? एक्ट बनाना है, ठीक है। तो बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा में, या फिर जाएगा राज्यसभा में। इन दोनों के पास जाने के बाद फिर ये किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट क्या कर देंगे? प्रेसिडेंट अपने साइन कर देंगे, तभी ये बिल बनता है एक्ट, तभी ये बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी बिल लाया, गवर्नमेंट कोई बिल लाई, कोई विधेयक लाई, तो वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, और तभी जाके वो क्या बनता है? एक्ट बनता है, कानून बनता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो पार्लियामेंट, अगर उसके लिए पार्लियामेंट को पहले सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, और बिल को साइन करना पड़ेगा। कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी वो बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। इसका मतलब कानून बनाने में भी, लॉ मेकिंग में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए प्रेसिडेंट किसके इंटीग्रल पार्ट है? पार्लियामेंट के। मतलब विदाउट असेंट, विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ए विल कैन नॉट बी मेड एक्ट। बिल को एक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर में हम देखते हैं, पहली है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, लेजिस्लेचर का ये प्रशासन करते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रशासन करते हैं? लेजिस्लेचर मतलब अपना जो
पार्लियामेंट है, ठीक है। तो एक तो ये क्या करते हैं प्रेसिडेंट, ही कैन कॉल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंस द एंड ऑफ सेशन। मतलब ये क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकते हैं, कॉल का मतलब बुलाना, सेशन। अब देखो सेशन, सेशन वर्ड में आई होप मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं तो फिर दोबारा देख लो। पार्लियामेंट के भी सत्र चलते हैं, पार्लियामेंट भी स्कूल की तरह चलती है। जैसे एक तो होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, फिर होता है विंटर सेशन, और इनके बीच में एक एक महीने का जनरली गैप रहता है, ठीक है। तो सेशन को बुलाना और सेशन को ख़त्म करना, ये पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये चाहे तो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, मगर किसकी एडवाइस पर, पीएम की एडवाइस पर। ये चाहे तो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर इट्स फुल टेन्यूर। आपको पता है लोकसभा का टेन्यूर होता है 5 साल, मगर 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, मगर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम के कहने पर ये लोकसभा को 5 साल से पहले डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं हमेशा, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन मैंने अभी बताया था लोकसभा और राज्यसभा का कंबाइंड सेशन। तो ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, एड्रेस का मतलब संबोधित करते हैं। पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं, कब, बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जब भी कोई सेशन स्टार्ट होगा, मानसून सेशन हो, चाहे विंटर सेशन हो, चाहे बजट सेशन हो, कोई भी सेशन स्टार्ट होगा तो ये पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, एड्रेस का मतलब संबोधित करते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट और गिव मैसेज टू पार्लियामेंट ऑन अदर ओकेजन। ये क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस भी कर सकते हैं कभी भी, और कोई मैसेज दे सकते हैं किसी भी दूसरे अवसर पर, ठीक है। जितनी भी कॉमन पॉलिसीज होती हैं वो इनकी स्पीचेज के द्वारा अनाउंस की जाती हैं। कॉमन पॉलिसीज आर अनाउंस थ्रू द स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी कॉमन पॉलिसी हैं सरकार की, कोई भी नीति है कॉमन, उनको प्रेसिडेंट की स्पीच के द्वारा अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। दूसरी पावर है पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स। हम ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि प्रेसिडेंट हमारे लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जिनका इलेक्शन नहीं किया जाता, जिनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। जैसे आपको पता है ये हैं एक्ट्रेस हमारी रेखा और ये हैं सचिन तेंदुलकर जी, इनको अपॉइंट किया गया, इलेक्शन नहीं किया गया। कहाँ पर अपॉइंट किया गया इनको, राज्यसभा में। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो जो भी फेमस लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड में, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अधिकार दे रखा है कि ये 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, जो एक्सपर्ट हैं किन किन फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट, इन फील्ड में अगर एक्सपर्ट हैं तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 12। और ये प्रेसिडेंट 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में, और वो मेंबर होने चाहिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। अब है वीटो पावर। वीटो का मतलब है किसी चीज़ का मना करना, डिनाई। वीटो का मतलब क्या है, मना करना, ठीक है। तो वीटो पावर, वीटो का आपने बहुत नाम सुना होगा ना, जो यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनको दे रखी है वीटो पावर। सिमिलरली हमारे प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर है। तो यूज ऑफ वीटो ऑन बिल, जब भी कोई बिल आपको पता ही, मैंने बताया था, विधेयक जब उसको लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एक्ट। तो बिल से संबंधित वीटो की पावर है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया तो वो तभी लॉ बनेगा जब उसको अप्रूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, और साइन होने के बाद भी वो बनेगा, एक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई बिल को हमें एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है, देन इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो अप्रूव होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो, नॉर्मली तो ये प्रोसीजर है, नॉर्मली जो भी बिल आते हैं पार्लियामेंट में आएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट उनको अप्रूव कर देते हैं और वो लॉ बन जाते हैं। मगर प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। नॉर्मल जो बिल होते हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, और उस पर कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, और पार्लियामेंट को बोल सकते हैं भैया इनको रिव्यू करो, दोबारा से भेजना, ये सजेशन दिए, इनको सजेशंस को मानो, ठीक है। मगर इफ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ईदर बाय अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, देन प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट। असेंट का मतलब है स्वीकृति। देखो, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने कोई बिल
क्या कर दिया, भेज दिया, रिटर्न कर दिया कि भाई इसमें कुछ सजेशन दो, इसमें कुछ सजेशन दे रहा हूँ मैं, इनको आप रिव्यू करो और इनको मॉडिफाई करो। किसी बिल को इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया विद सम सजेशंस। मगर अगर पार्लियामेंट ने उसी बिल को दोबारा से या तो अमेंडमेंट करके उसमें कुछ सुधार करके, जो प्रेसिडेंट ने सुझाव दिए उनको अमेंड करके, या बिना अमेंड करे अगर दोबारा भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, दोबारा इनको फिर इनकी मजबूरी है, इनको दोबारा में क्या करना पड़ेगा, अपनी अप्रूवल देना ही देना पड़ेगा। तो ये एक बार किसी बिल को रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पर इनको लिमिटेशन लगा रखी है, प्रेसिडेंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वीटो का इस्तेमाल बिल पर एक बार ही कर सकते हैं। तीसरा है पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ये पावर है, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव में पहले पढ़ी हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, दूसरी पढ़ी पावर टू नॉमिनेट मेंबर, तीसरी पढ़ी यूज ऑफ वीटो विल, एंड लास्ट है इसकी पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश, अध्यादेश। अब देखो ऑर्डिनेंस इश्यू करने की ज़रूरत कब पड़ती है, नॉर्मली हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। अगर मान इन सेशन में पार्लियामेंट क्या करती है, काम करती है और लॉ बनाती है। अगर मान लो सेशन नहीं चल रहा, छुट्टी चल रही है पार्लियामेंट की, उस समय कोई लॉ बनाना, उस समय कोई कानून बनाना है, तो इमरजेंसी आ गई भाई। ऐसे समय में कानून कैसे बनाए, पार्लियामेंट बंद पड़ी है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है, पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो उसके तहत अगर मान लो, तो ऑर्डिनेंस क्या है, अगर मान लो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो उस समय प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, टेम्परेरी लॉ। ऑर्डिनेंस का सिंपल सा मैं मतलब बताऊं, टेम्परेरी लॉ होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही सेशन चालू हो जाएगा तो उसको फिर दोबारा से कन्वर्ट किया जा सकता है परमानेंट लॉ में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when no session of parliament is in progress then president has right to issue ordinance। तब प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है कि वो क्या इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मगर कब इशू करेंगे, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, पार्लियामेंट का कोई सेशन ना चल रहा हो। ये सेशन कब तक वैलिड होते हैं, जैसे ही मतलब ये सेशन कब तक वैलिड होंगे, जैसे ही कोई सेशन स्टार्ट होगा तो उसके 6 वीक तक, ठीक है। दीज ऑर्डिनेंसेस आर वैलिड टिल 6 वीक्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे ही मान लो अभी कोई ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो वो कब तक वैलिड होगा, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, पहला सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद 6 वीक तक लागू होगा वो, ठीक है। अगर उस ऑर्डिनेंस को हमें परमानेंट करना है, क्या करना है, परमानेंट करना है, तो उसको हमें दोबारा से पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, ठीक है। इफ पार्लियामेंट विशेष ऑर्डिनेंस कैन बी अबॉलिश्ड इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्यूर, ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो जो 6 वीक वाला टाइम है उससे पहले भी उस ऑर्डिनेंस को अबॉलिश किया जा सकता है, मतलब ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की मर्जी पर है, पार्लियामेंट चाहे तो उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म भी कर सकती है, अबॉलिश भी कर सकती है। तो ये हुई ऑर्डिनेंस रिलेटेड पावर। तो ध्यान रखना ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं चल रही है तब अगर कोई लॉ बनाना है तो ये पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस समय क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस जस्ट लाइक ए टेम्परेरी लॉ, और इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, जैसे ही फर्स्ट सेशन चालू होता है पार्लियामेंट का, चाहे वो मानसून सेशन हो, चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो बजट सेशन हो, फर्स्ट सेशन के 6 वीक तक वो वैलिड रहता है, और बीच में इसको ख़त्म भी किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो, ठीक है। तो ये हुई हमारी लेजिस्लेटिव पावर। तीसरी पावर है फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर में क्या बता रखा है प्रेसिडेंट में, तो जितने भी फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की, जो इनकम सरकार की जो इनकम हो रही है और एक्सपेंडिचर हो रही है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होती है, 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर होती है गवर्नमेंट की, ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का बजट तैयार करना है और उसको प्रेजेंट करना है, ये काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ठीक है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसको पहले प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में क्या करते हैं, पेश करते हैं, ठीक है। दूसरा, जितने भी मनी बिल्स हैं, मनी से रिलेटेड बिल हैं, या जितनी भी ग्रांट दी जाती हैं, ठीक है, मनी बिल एंड डिमांड ऑफ ग्रांट, ग्रांट का मतलब है अनुदान देना, सहायता देना, ठीक है। लोकसभा में
मनी बिल को और ग्रांट को पेश नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मान लो लोकसभा में मनी बिल लाना है या डिमांड फॉर ग्रांट लानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो मनी बिल को लोकसभा में तभी पेश किया जाएगा जब प्रेसिडेंट अपनी परमिशन दे देंगे। डिमांड ऑफ ग्रांट को लोकसभा में तभी पेश किया जाएगा जब प्रेसिडेंट उनको परमिशन दे देंगे। ठीक है, और जो बजट होता है, बजट को भी हर फाइनेंशियल ईयर में साल के शुरुआत में कौन पेश करता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में? वो भी प्रेसिडेंट पेश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में एक तो बजट, मनी बिल और डिमांड ऑफ ग्रांट, ये 3 वर्ड याद रखने। तो बजट हर फाइनेंशियल ईयर में पेश करते हैं प्रेसिडेंट। मनी बिल और डिमांड ऑफ ग्रांट लोकसभा में कब तक पेश नहीं किया जा सकते? जब तक इनकी पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ना ले लें। तो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे तभी इनको लोकसभा में पेश किया जाएगा। और लास्ट पावर है नॉर्मल पावर में जुडिशियल पावर, जुडिशरी से रिलेटेड पावर। ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड कौन सी पावर है इसमें? एक तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, अपने पता ही है देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। आप ये ऐसे ट्रायंगल मैंने कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट और फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबसे अपेक्स कोर्ट है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट, अपने अपने सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनके जो जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मान लो कोर्ट में कोई रूल बनाना है, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रूल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स की फंक्शन से संबंधित कोई रूल बनाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रूल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कोर्ट बनाया है, उसमें कुछ रूल्स बनाए हैं उसकी फंक्शनिंग से संबंधित, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी की सजा कम करनी है, पार्डन का मतलब क्षमा करना। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज पावर टू पार्डन ए पर्सन ऑफ हिज सेंटेंस एंड पनिशमेंट। सेंटेंस का मतलब होता है उसकी सजा, या पनिशमेंट का मतलब भी क्या है? सजा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट चाहें तो किसी की सजा को क्षमा कर सकते हैं, पार्डन का मतलब है क्षमा कर सकते हैं, या सस्पेंड भी कर सकते हैं, जो पनिशमेंट दिया गया उसको ख़त्म कर सकते हैं या उसका कुछ समय कम कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट चाहें तो डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी की सजा, उसको भी माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट चाहें तो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे दी गई है, फांसी की सज़ा दे दी गई है, उसको भी क्या कहते हैं, क्षमा देने की पावर किसको दी है? प्रेसिडेंट को दी है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को क्षमा कर सकते हैं, उसकी पूरी सजा को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो जो कठिन पनिशमेंट है उसको सॉफ्ट पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा समय का पनिशमेंट दिया गया है तो उसको कम समय में कर सकते हैं। ये पावर हो जाएंगी जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर में ध्यान रखना, एक तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नए कोर्ट बनाए जाते हैं तो उनकी फंक्शनिंग से संबंधित कोई रूल्स बनाना है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। और तीसरी, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग का मतलब माफ़ करने वाली पावर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को सेंटेंस दे दी गई है, डेथ सेंटेंस या पनिशमेंट दिया गया है, तो उसको ये क्या कर सकते हैं? सस्पेंड भी कर सकते हैं, टाइम भी कम कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट का लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अब हम प्रेसिडेंट का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इमरजेंसी पावर। तो आने वाले 1-2 दिन में मैं वो भी फिनिश करा दूंगा, आपकी इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो नॉलेज को शेयर करते रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, अपना पर्पज है नॉलेज को स्प्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है नॉलेज को। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑल दी बेस्ट। अब तो लास्ट एग्ज़ाम बचा है। ठीक है, तो अब जो भी नए बच्चे आ रहे हैं जो प्रेजेंट में 9th में, वो इसको देख सकते हैं, और गवर्नमेंट प्रिपरेशन में तो डेफिनेटली हेल्प करने वाला ही है। ठीक है, ओके। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर्स डिस्कस की थी, और आप सभी को पता है प्रेसिडेंट की 2 पावर्स होती हैं, एक तो जनरल पावर्स होती है और दूसरी होती हैं इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं? ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 1 पावर, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं।
पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, इसको कई बार क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, या प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति का शासन, यहाँ पे स्ट्रोक कम आएगा, प्रेसिडेंट्स रूल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीसरी इमरजेंसी कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आती हैं, तो आर्टिकल 352 के अंदर आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर आती है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 के अंदर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल याद रखना अभी बड़ा आसान है, 4 ऐड करते चले आओ। तो 352 में तो नेशनल इमरजेंसी +4, 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल, और प्लस फिर 4 कर दो तो 356 और 4 कितने हुए, 360। तो 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर दे रखी हमारे प्रेसिडेंट को इमरजेंसी से रिलेटेड, और ये प्रेसिडेंट क्या है, 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये वाली इमरजेंसी हम आज डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग ये इमरजेंसी आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो पहली इमरजेंसी आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ओके। तो नेशनल इमरजेंसी आपको पता ही है, पूरे देश में इमरजेंसी जो लगती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, अब इसके बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले तो नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट चाहें तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। देखो, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना या लगाना। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स का मतलब है कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, या कौन कौन से आधार हैं। ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, किस आधार पर आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवाओगे। तो प्रेसिडेंट के जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उनके कुछ आधार होते हैं उनके सामने। तो आधार कौन कौन से, कब कब, इन आधार का मतलब है कब कब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके 3 आधार हैं। नंबर 1 वॉर, अगर क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, युद्ध की सिचुएशन में, या युद्ध होने का खतरा हो, किसी दूसरे देश से युद्ध होने का क्या हो, खतरा हो, या युद्ध हो जाए, उस केस में क्या लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352। दूसरा एक्सटर्नल अटैक, खतरा हो, कोई आर्मी, हम दूसरे देश की आर्मी, जैसे चाइना की आर्मी दिखा रही, ये मान लो हमारे ऊपर अटैक कर दे, या अटैक करने का खतरा हो, तब भी हम क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तब प्रेसिडेंट हम नहीं, प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इनके समय पे जो इमरजेंसी लगी थी 1975, 26 जून 1975 रात में डिक्लेयर करवाई थी। तो ये जो इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब देश के अंदर अशांति फैली हुई है, डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट चलाना डिफिकल्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कहीं मान लो दंगे प्रसाद, ये सारी चीज़ें भड़क रही हैं, राइट्स भड़क रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उस केस में लगाते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर रेड क्यों कर रखा है, क्योंकि अभी 1975 के बाद दूसरी सरकार आती है, और फिर 1978 में एक अमेंडमेंट लाया जाएगा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको फिर उसमें इसको हटा देते हैं, ये वाला कार्ड है, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। खैर, अभी तो इतना ध्यान रखो कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 3 आधार हैं, 3 कारण हैं। वॉर डिक्लेयर होने की सिचुएशन हो, एक्सटर्नल अटैक की सिचुएशन हो, या देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, अशांति आ जाए, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तब लगेगी नेशनल इमरजेंसी। लगाने की पावर किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1971 में भी इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और जिसमें कौन, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, और आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में इमरजेंसी लगी थी। न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें दूसरी पार्टी के, हालांकि ऐसा बताया जाता है कि ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लगाई थी। ठीक है, ये एक अलग डिस्प्यूट है, मतलब अलग एक चर्चा का मुद्दा है। खैर, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखो 1975 में लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है आडवाणी चरण सिंह गिरफ्तार, मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो 1975 की इमरजेंसी, उस समय
कारण क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कारण क्या किया गया था? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस, देश के अंदर अशांति है, दंगे प्रसाद हो रहे हैं, तब ये मतलब लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे 1975 में। ठीक है। अच्छा, अनाउंसमेंट। अब दूसरा फेज है। एक तो हमने पढ़ लिया कारण क्या है, मतलब किन किन आधार पर इमरजेंसी लगाई जाएगी। अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी, अनाउंसमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, कब प्रेसिडेंट मतलब अनाउंसमेंट करेंगे। तो आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं अगर उनको लगता है, इफ कन्विंस्ड, मतलब उनको लगता है कि वॉर होने की सिचुएशन है, या उनको कोई बताए कि वॉर होने की सिचुएशन है, का एक्सटर्नल अटैक होने की सिचुएशन है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस है देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया या होल पार्ट मतलब होल कंट्री, देश के किसी एक भाग में अगर ये युद्ध होने का खतरा है, एक्सटर्नल अटैक का खतरा है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस खतरा है, या पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक स्टेट में प्रॉब्लम है तब मतलब नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी, नहीं। अगर मान लो कंट्री के एक स्टेट में भी प्रॉब्लम है तब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल 352 में कि देश के किसी एक पार्ट में या पूरे कंट्री में अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, वॉर, एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल डिस्टर्बेंस, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ओके। अच्छा, ये तो हो गई डिक्लेरेशन और आधार। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि अनाउंसमेंट के बाद जब प्रेसिडेंट अनाउंस कर देंगे तो ये इमरजेंसी रहती है 2 महीने तक। ठीक है, अनाउंसमेंट के बाद ये इमरजेंसी रहेगी 2 महीने तक, इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर मान लो पार्लियामेंट का मतलब है संसद, संसद में अप्रूवल नहीं लिया, संसद से सहमति नहीं ली, संसद की स्वीकृति नहीं ली, तब भी ये इमरजेंसी 2 महीने तक लागू रहेगी। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 2 महीने तक ये लागू रहेगी बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के। मगर अगर पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल ले लेते हैं, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और पार्लियामेंट ने भी उसको क्या कर दिया, साइन कर दिया, वोटिंग करके पास कर दिया, तो ये इमरजेंसी लागू रहेगी इनडेफिनेट टाइम के लिए। ये कब तक लागू रहेगी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, दिस कैन बी इन्फोर्स्ड टिल एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड इफ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब इसको इन्फोर्स मतलब लागू किया जा सकता है जब तक जरूरत हो, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब तक जरूरत हो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद इसको लागू किया जा सकता है। अभी ध्यान रखना है, ये सिचुएशन है 1978 के अमेंडमेंट से पहले। 1978 के अमेंडमेंट से पहले क्या है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाने के आधार कितने हैं? ये 3 आधार हैं, वॉर, एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसके बाद लागू करने के 2 महीने तक प्रेसिडेंट ने एक बार क्या कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, तो 2 महीने तक लागू रहती है। मगर पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के 2 महीने तक पार्लियामेंट ने अगर इसको पास कर दिया तो ये लागू कब तक रहेगी? जब तक जरूरत है। अगर 2 महीने में ये पारित नहीं होती है, पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं होती है, तो इमरजेंसी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी सरकार आती है, उसने संविधान में कुछ फेरबदल किया मतलब अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन। पहले से कोई नियम है, कानून है, पहले से कोई आर्टिकल है, उसमें सुधार कर दिया। तो ये सुधार का नंबर कौन सा था, कौन से नंबर का सुधार किया गया था? ये नंबर था 44th। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब आया था? 1978 में। अब जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तो ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ चेंज किए गए। आर्टिकल 352 में क्या क्या चेंजेस किए गए? एक तो जो आधार थे उन आधार को चेंज कर दिया। आधार में जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था उसकी जगह पे डाल दिया आर्म रिवोल्ट। आर्म रिवोल्ट का मतलब है सैनिक विद्रोह। अगर मान लो देश की सेना देश के खिलाफ ही, देश की गवर्नमेंट के खिलाफ ही विद्रोह कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्म रिवोल्ट। कई बार तुमने देखा होगा कई कंट्रीज में वहाँ की सेना सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देती है और गवर्नमेंट को टोपल कर देती है, मतलब हटा देती है और गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जैसे कई बार म्यांमार में हुआ है, म्यांमार की गवर्नमेंट में वहाँ पर गवर्नमेंट को हटा के वहाँ की मिलिट्री ने रूल किया है। कई सारे कंट्रीज में ऐसा हुआ है। ठीक है। तो अगर मान लो किसी देश की मिलिट्री गवर्नमेंट को हटा के अपने कंट्रोल में ले ले तो उस सिचुएशन को बोलेंगे आर्म रिवोल्ट। आर्म रिवोल्ट के केस में क्या होता है, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की आर्मी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर देती है। तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के अमेंडमेंट के तहत 1970 अमेंडमेंट में क्या कर दिया? आर्म रिवोल्ट डाल दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, अब इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ आर्म रिवोल्ट होगी तभी लगाई जाएगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नहीं लगाई जा सकती। तो अब इमरजेंसी लगाने के कितने आधार हैं? 3। पहला, अगर वॉर की सिचुएशन हो, दूसरा एक्सटर्नल अटैक की सिचुएशन हो या हो जाए, और तीसरा आर्म रिवोल्ट, आर्मी क्या कर दे, रिवोल्ट कर दे। तो इन 3 कंडीशन पर ही लगेगी। मगर ये पहला सुधार है। कौन सा सुधार है? पहला अमेंडमेंट। बाकी और भी हैं। और क्या क्या है? दूसरा, प्रेसिडेंट इमरजेंसी एक तो अंडर आर्टिकल 352 के तहत लागू करेंगे, अनाउंस करेंगे, और अनाउंस करने के लिए इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन में एडवाइस चाहिए। पहले क्या होता था,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस नहीं देते थे, फिर भी प्रेसिडेंट क्या कर देते थे, इमरजेंसी अनाउंस कर देते थे। मगर अब क्या किया गया 1978 के अमेंडमेंट बाद, अब अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करनी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख के देंगे, रिटेन में देंगे कि हाँ जी अब इमरजेंसी लगानी है, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, ये सुधार किया गया। ठीक है। तीसरा, पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट जैसी इमरजेंसी लागू करती, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के 2 महीने तक वो लागू रहती थी, और 2 महीने के बाद अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो फिर उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए लागू किया जा सकता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब विद इन ए मंथ का मतलब 1 महीने के भीतर, अनाउंसमेंट के 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट के द्वारा वो इमरजेंसी रेटिफाइड हो जानी चाहिए, मतलब अप्रूव हो जानी चाहिए। ठीक है। नहीं हुई तो फिर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर अप्रूव भी क्या दिया गया है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूव होनी चाहिए। विद इन ए मंथ ऑफ अनाउंसमेंट इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान रखना, अब कैसे पास होगी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगी और 1 महीने के अंदर। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो इंडेफिनेट टाइम के लिए वो मतलब रहती थी। मगर अब क्या है, अब अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो उसको हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। अब मान लो इमरजेंसी को बढ़ाना है तो पहले 6 महीने तक देखेंगे, 6 महीने के बाद लगता है देश की सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुई है तो उसको आगे एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने के लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, पहले ऐसा नहीं था, ये भी एक सुधार दिया गया। अब मान लो इमरजेंसी को हटाना है, इमरजेंसी को रिवोक करना है, रिवोक का मतलब होता है हटाना। तो इमरजेंसी को हटाने का सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में एक मोशन पास करानी पड़ेगी, सिंपल। तो हटाने की पावर किसको दी गई है, लोकसभा को, जबकि अप्रूव करने की पावर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हटाने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। पास कराने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये 4-5 सुधार किए गए, दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार। एक तो आर्मी रिवोल्ट कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। दूसरा सुधार ये किया गया कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटर्न में परमिशन चाहिए अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करानी है प्रेसिडेंट को। तीसरा सुधार ये किया गया कि विद इन अनाउंसमेंट, 1 महीने के अंदर, अनाउंसमेंट के 1 महीने के अंदर वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। और अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो हर 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा, रेटिफाई कराना पड़ेगा। और हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास करके इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी, तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में मैं इन सबको भी क्लियर करा दूंगा। तो पहले नेशनल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड मतलब है आधार। आधार क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवोल्ट, आर्म रिवेलियन। रिवेलियन का मतलब भी यही है, विद्रोह। आर्टिकल 352 के अंदर आती है। रिकमेंडेशन, अगर ये इमरजेंसी लगानी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट की रिटर्न में रिकमेंडेशन चाहिए और 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव होनी चाहिए। और इसको बढ़ाना है, एक बार अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हर 6 मंथ में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अब तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है, ये नेशनल इमरजेंसी 3 बार। कब कब लगी है, 1962 में। तो 1962 में ध्यान रखना, इंडिया का और चाइना का वॉर हुआ था तो उस समय इमरजेंसी लगी थी। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब ये इमरजेंसी लगी थी। और फिर 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर लगी थी इंदिरा गांधी के समय, तो तीसरी बार ये लगी थी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लेट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें, चीज़ को सबको बताएं। और थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट का, ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। प्रेसिडेंट में हम देख रहे हैं इमरजेंसी पावर्स, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी। और आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स में स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोनों इमरजेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। स्टेट इमरजेंसी एज यू नो वेरी वेल, इट इज अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी कम्स अंडर आर्टिकल 360। तो एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी पावर्स हैं जो 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। पहली इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, और नेशनल इमरजेंसी 3 सिचुएशंस में डिक्लेयर करते हैं, ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या एक्सटर्नल अटैक, और आर्म रिवेलियन या आर्म रिवोल्ट। स्टेट इमरजेंसी अंडर 356 आती है, और ये कब प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, इफ़ देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, तो क्या लगता है, स्टेट इमरजेंसी। और कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब ऐसा लगता है कि देश की क्रेडिबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
इसको कोई खतरा है तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो आज हम ये दोनों इमरजेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति का शासन। आपने सुना होगा कई सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर दी जाती है और गवर्नमेंट जो है टोटल प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाती है। तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको कंट्रोल करते हैं। तो और इनडायरेक्टली कहें तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। जनरली वहाँ पर प्रेसिडेंट किसकी सहायता से रूल करते हैं? गवर्नर की सहायता से रूल करते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी आती है आर्टिकल 356 के अंदर, ठीक है। सो स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल कब लगाएंगे? स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल जब लगाएंगे, इसका आधार, ग्राउंड्स का मतलब क्या है, आधार कार्ड क्या है, कब लगाएंगे, किस सिचुएशन में लगाएंगे? अगर किसी भी स्टेट की सरकार वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर पा रही है, ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब है कि वहाँ की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसके तहत काम नहीं कर पा रही है। वहाँ पर रूल एंड लॉ, सॉरी, वहाँ पर क्या है, वहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है वहाँ पर। और मान लो वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या स्टेट में मान लो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेट में मतलब इधर इधर घटनाएं हो रही हैं, राइट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है, या फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग सरकार काम नहीं कर पा रही है, अपनी पावर्स को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया था और वहाँ पर लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर किसी स्टेट की फेल हो जाए, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म या मशीनरी, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसके लिए गवर्नर, जो वहाँ के किसी भी स्टेट के गवर्नर होते हैं, वो इसको रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, तब जाके ये लगती है। तो ग्राउंड में बस इतना ध्यान रखना है आप तो, ठीक है। जैसे दिखा रखा है, ये ओल्ड फोटो है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो बात चल रही थी प्रेसिडेंट रूल लगाएं या ना लगाएं। खैर, अनाउंसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल का अनाउंसमेंट, घोषणा कौन करेगा, कैसे की जाएगी? अनाउंसमेंट का मतलब है घोषणा करना, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कौन किस में आर्टिकल में आता है? अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट कैन अनाउंस इमरजेंसी इन स्टेट। प्रेसिडेंट किसी स्टेट में इमरजेंसी अनाउंस करते हैं कब? दो सिचुएशन है। अगर वहाँ का गवर्नर रिकमेंड करे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर की सिफारिश पर। गवर्नर सिफारिश किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को, कि सर इस स्टेट में यहाँ की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं रन कर पा रही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर इम्पोज किया जाएगा। और इस सिचुएशन हैज कम, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है इन विच अंडर विच इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू गवर्नेंस इन स्टेट एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है स्टेट में कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत स्टेट को गवर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में लगेगा प्रेसिडेंट रूल। तो दो ही चीज़ें, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर और स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो अनेबल टू गवर्न, मतलब उसको स्टेट को गवर्न करने में असमर्थ हो गई है सरकार, तब लगाएंगे प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कौन करेगा? अपने प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, तो इन दो ग्राउंड्स के आधार पर, ठीक है, ओके। अच्छा, द प्रमलगेशन ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी कंटिन्यू मोर देन 2 मंथ। प्रमलगेशन का मतलब है जो घोषणा कर दी जाती है, प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी कि भाई प्रेसिडेंट रूल लग गया, मान लो अरुणाचल प्रदेश में लग गया, तो ये 2 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है। कैन नॉट कंटिन्यू मोर देन 2 मंथ, 2 महीने तक ही वैलिड रहेगा, 2 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा अगर पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई नहीं किया, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के प्रेसिडेंट रूल 2 महीने तक वैलिड रहेगा, और 2 महीने के बाद अगर ये पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना 2 महीने तक, और पार्लियामेंट ने अगर इसको अप्रूव कर दिया देन इट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ। तो ये लिख रहा है, देखो, प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोमलगेटेड फॉर 6 मंथ इफ द प्रपोजल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट इस प्रपोजल को पास कर देती है, प्रेसिडेंट रूल के प्रपोजल को पास कर देती है, तो इट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ। और यहाँ पर पास कैसी मेजोरिटी के साथ होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। ध्यान रखना, जो नेशनल इमरजेंसी थी उसमें हमने बताया था स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, यहाँ पर कैसी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस में, ठीक है, सेपरेटली इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी कंडीशन में इन अंडर एनी कंडीशन प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड मोर देन 3 years। मतलब किसी भी हालत में प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से ज़्यादा स्टेट में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो अब देखो ये 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इनको तीनों को मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, सुन लो। नंबर 1, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने के बाद ये 2 महीने तक लागू रहेगा अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है किसी भी स्टेट में। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, रेटिफाई कर देती है, देन इट विल बी वैलिड फॉर 6 month। पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, प्रत्येक हाउस में सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए। अगर उसको एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने में उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितने साल के लिए लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में? 3 साल से ज़्यादा इसको लगाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 5 साल में तो चुनाव भी हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी प्रेसिडेंट रूल लगा लगा के पूरे 5 साल खत्म कर लेंगे। सो मैक्सिमम इट कैन बी इन्फोर्स्ड इन एनी स्टेट फॉर मैक्सिमम 3 years। 3 साल के लिए इसको लगा सकते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अब है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता ही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगाते हैं अगर किसी देश में, ठीक है, अब हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में मान लो देश की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी या देश की फाइनेंशियल गुडविल वो खतरे में आ गई है। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई और महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, बैंक्स फेल हो रहे हैं, या मतलब ऐसी कई सारी सिचुएशंस आ रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है। तो फाइनेंशियल जब क्राइसिस आ जाएगी उस केस में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका बस एक कार्ड क्या है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनाउंसमेंट कैसे होगा, वही सिंपल है। आर्टिकल 360 सेज दैट प्रेसिडेंट फील दैट सच कंडीशन हैज इवॉल्व्ड ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, देन ही कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन इवॉल्व मतलब किसी चीज़ का उत्पन्न मतलब डेवलप होना, ऐसी सिचुएशन इवॉल्व हो गई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया थ्रेटन, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है या देश की गुडविल को खतरा है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी भी स्टॉप कर दी जा सकती है। प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो उनकी सैलरी को स्टॉप कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, फाइनेंशियल मतलब पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से देगी, तो ऐसी सिचुएशंस में सैलरी को कट कर सकती है। ठीक है, जितने भी फाइनेंस बिल, मनी बिल होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो ये सारी सिचुएशन होती हैं। खैर फॉर्चुनेटली हमारे देश में आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, इसका भी वही केस है। अगर ये प्रोक्लेमेशन मतलब जो डिक्लेयर किया गया, जो घोषणा की है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो घोषणा की है वो 2 महीने के अंदर हाउस में पास होनी चाहिए। The proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of issue by simple majority। यहाँ पर भी मेजोरिटी कैसी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। और प्रेसिडेंट रूल में भी कैसी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। प्रेसिडेंट रूल में भी कितने महीने के अंदर पास वो क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए 2 महीने के अंदर। यहाँ भी 2 महीने के अंदर। तो प्रेसिडेंट और रूल और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों में सिचुएशन सेम है। ठीक है, तो जो प्रोक्लेमेशन है, जो डिक्लेरेशन कर रखी है, जो घोषणा कर रखी है, वो दोनों हाउसेस के द्वारा 2 महीने के अंदर पास हो जानी चाहिए बस सिंपल मेजोरिटी, नहीं तो ये भी लैप्स हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसको वही हर 6 महीने के बाद अप्रूव कराना पड़ेगा। बाकी सिचुएशन सेम है। द टर्म डिसाइडेड फॉर सच डिक्लेरेशन इज सेम एज द फर्स्ट डिक्लेरेशन। पहली जो इमरजेंसी पड़ी है हमने जो स्टडी की थी उनमें जो टर्म है इसको एक्सटेंड करने का, वो सेम टर्म यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ठीक है, मतलब ये कि इसको भी हर 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए अगर इसको कंटिन्यू करना है। और आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर इम्पोज सो फार इन इंडिया, आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये हमारी तीनों इमरजेंसी खत्म हो गई। और यहाँ पर इन तीनों का एक बार समरी देख लेते हैं। देखो
नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352। कब लगाते हैं? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रिवोल्ट, ठीक है, और रिवेलियन एक ही बात है, रिवोल्ट या रिवेलियन एक ही बात है। ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसमें कैबिनेट की रिकमेंडेशन चाहिए। और अब यहाँ पर ध्यान रखना, पहले ये 2 महीने था, अब इसको आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर दिया गया कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अप्रूव होनी चाहिए। और हर 6 महीने में इसको अगर बढ़ाना है, अगर मान लो इसको एक्सटेंड करना है, एक बार बढ़ाना है इसको, तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट की दोबारा से अप्रूवल चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान रखना कैसी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। और अब तक ये 3 बार लगी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और नेशनल इमरजेंसी को कैसे हटाया जाता है? भाई सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास करके, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 356। और कब लगाते हैं? अगर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, किसी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे, तब। रिकमेंड कौन करता है? वहाँ के गवर्नर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, और गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव हो जानी चाहिए, और इसको एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने में एक बार पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। और मैक्सिमम इसको 3 साल के लिए लगा सकते हैं, किसको? प्रेसिडेंट रूल को। तो अब तक कई सारे स्टेटों में 100 से भी ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब में, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने कुछ डिस्कस की एक्स्ट्रा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 360। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाते हैं? एनी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ऑफ नेशन, अगर देश में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होने की सिचुएशन अराइज हो रही है तब लगाएंगे, ठीक है। या देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है या देश की गुडविल को खतरा है, तब लगाएंगे। पार्लियामेंट के द्वारा हर 2 महीने, मतलब विद इन 2 मंथ अप्रूव होनी चाहिए। और अगर इसको एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने के बाद दोबारा से पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। नॉट येट, अब तक एक भी बार नहीं लगी है, ठीक है। और बस तो ये तीनों इमरजेंसी हमारी हो गई हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये एक और कंपैरिजन है, आप देख सकते हो सेम चीज़ है। और ये भी वही है, इमरजेंसी कब कब लगी हैं, कैसे कैसे लगी हैं, तो सारी इमरजेंसी का यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।